नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार आपके कैसा पेपर आने वाला है और काफ़ी प्रश्न सीधे ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल यहाँ से अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो विद्यार्थियों, 12 से 15 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका अपना चैनल है, आपकी कक्षा 8वीं के मैं सभी विषय के पेपर अपलोड कर रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये सबसे पहले आपको काम करना है। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपको उत्तर हैं इस बार आपको पेपर के अंदर ही देने हैं, आपको अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। चलिए, आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी ए बे सदे वाले जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। यानी ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है वो आपको बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है। एलपीजी, सीएनजी, कोयला या फिर पेट्रोल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा घरों में अपन जो उपयोग में लेते हैं वो एलपीजी गैस के सिलेंडर आपने देखे होंगे, तो बिल्कुल वो एलपीजी गैस हैं। सीएनजी हैं, ये वाहनों में उपयोग में होती हैं, गाड़ियों में वगैरह में, ई रिक्शा वगैरह में। और कोयला तो आपको पता ही है, पेट्रोल भी आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न है, आप वनों उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। यानी वनों के कटाव को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। कागज़ का पुनः उपयोग करना, कागज़ का पुनः चक्रण करना, कागज़ की बचत करना या फिर उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि आप कागज़ का पुनः उपयोग करेंगे तो वनों की कटाई कम होगी। कागज़ का पुनः चक्रण यानी एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से उसको चक्रण के द्वारा दोबारा उपयोग करेंगे और कागज़ की बचत करेंगे, इससे भी आप वनों उन्मूलन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, उपयुक्त सभी। विद्यार्थियों, आपके हर बार इसी टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कोई अलग से प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल टाइप यही रहता है और ऐसे इजी प्रश्न ही उठा के देते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगला है, आवर्ती का मात्रक है सेकेंड, मीटर, हर्ट्ज या फिर न्यूटन। तो विद्यार्थियों, आवर्ती का जो मात्रक है उसे हर्ट्ज कहते हैं। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। टेलीविज़न और रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। जहाँ पर उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आता है तो ज़्यादातर वही आपके सही आंसर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है वो विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है जिसके अंदर से विद्युत है वो प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर विद्युत का लाइट का जो तार अपन जोड़ते हैं तो दूसरे सिरे तक वो लाइट पहुँचती है, तो उसे कहते हैं सुचालक। तो इसमें आपका रहेगा सही आंसर एल्यूमिनियम है, ये विद्युत का सुचालक है। एल्यूमिनियम, जिसको अपनी भाषा में अपन गलटी भी कहते हैं, तो वही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। आपको बताना है इनके ऊपर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। क्योंकि क्रोमियम चमकदार होती हैं, यह संचारित नहीं होती हैं, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती हैं। तो उपयुक्त सभी रहेगा इसका सही आंसर, ये सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है कि घर्षण के द्वारा किसको आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते हैं, आवेशित नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन स रहेगा, तांबे की वस्तु है, इनको आप घर्षण के द्वारा आवेशित आसानी से नहीं कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है 9वां, मैं उत्तर सहित पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ। निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों की सारणी में लिखिए। इसमें देखिए निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों की सारणी में अलग अलग करना है। पारंपरिक इसमें आप देखोगे तो मोट, ढेकली और रहट हो जाएगा, और आधुनिक की बात करें तो ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र ये रहेंगे। तो आधुनिक और पारंपरिक को आपको अलग अलग लिखना है। अगला प्रश्न है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। किसका? जीवाणु और कवक का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। आपको एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखना है। एलपीजी जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जबकि सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इन दोनों के अलग अलग आपको नाम लिखने हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा, हर बार आपके एग्जाम में आने वाले ये एलपीजी और सीएनजी हैं। अगला प्रश्न है 12वां, खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? वो आपको लिखना है। स्पाइक से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइक से फर्श यानी सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, इसमें आपको सही मिलान करना है। रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खरीफ फसल और थ्रेसिंग, इनको आपको मिलान करना है। तो जैसे कि रासायनिक खाद, इसका मिलान ऑप्शन 2 से रहेगा, यूरिया और सुपर फास्फोरस होता है, ये रासायनिक उर्वरक होते हैं। कार्बनिक खाद इसमें आपके पशु अपशिष्ट और गोबर पादप अवशेष होते हैं, इन्हें कार्बनिक खाद कहते हैं। खरीफ की फसल की बात करें तो इसमें आपके खरीफ की फसल है, इसमें चावल और मक्का रहेगा, ये खरीफ की फसल है। और थ्रेसिंग अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया है, उसे कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। अगला प्रश्न है 14वां, नाइट्रोजन स्तरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। नाइट्रोजन स्तरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे जैसे सेम और मटर की ग्रंथियों में रहते हैं, जो सहजीवता कहलाती हैं। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको बताना है। विद्यार्थियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य है, वो आपको लिखना है। इसमें फर्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। सत्य बात है, जीवाश्म ईंधन है ये समाप्त होने वाले संसाधन है, तो ये सत्य राइट रहेगा। इसमें मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार पहले से। हाँ, फिर अगला है कि कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, असत्य है, क्योंकि ये तो सीमित संसाधन है, असीमित नहीं है। अगला है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। और पैराफिन मोम का उपयोग महम, मोमबत्ती और वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी सत्य बात है। पैराफिन मोम का उपयोग महरम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने के लिए किया जाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर बताइए। आपको दहन और ज्वाला में अंतर बताना है। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, जबकि ज्वाला यह दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल इजी है, 2 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। इनका अर्थ बताना है कि इसमें होता क्या है। रेड डाटा पुस्तक क्या है और जैव विविधता क्या है। तो विद्यार्थियों रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु व अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। यानी रेड डाटा पुस्तक वह होती हैं जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज यानी जिसके संकट हैं, समाप्त होने के और संकट है, ऐसी जो जातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनका रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। और जंतुओं के लिए अलग होती हैं, पौधों के लिए अलग होती हैं, और स्पीसीज जो अन्य प्रकार की हैं उनके लिए भी रेड डाटा बुक है वो अलग अलग होती हैं।
दूसरा है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाई जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उसके पारस्परिक जो संबंध और पर्यावरण से उसका संबंध है, उसे कहते हैं जैव विविधता। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध व पर्यावरण से उनका संबंध है, उसे कहते हैं जैव विविधता। अगला प्रश्न है 18वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कर उचित शब्दों का चयन कीजिए। आपको खाली जगह इसमें भरनी है। तो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, इनका ही प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें फर्स्ट है कि अमीबा द्वारा जनन करता है। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, इसमें द्विखंडन लिखना है। अगला है अंडाणु एवं शुक्राणु का चलहन निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर निषेचन आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए उत्तर नीचे दे रखे हैं निषेचन। अगला है मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु को शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। जो शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा जनन में होता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में जनन होता है। अगला है दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। आपको दाब और बल का संबंध है वो सूत्र के द्वारा बताना है। तो दाब का सूत्र रहेगा बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 20वां, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु और मित्र दोनों कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके सपने वाला प्रश्न है, हर बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। चलिए, आपको बताना है घर्षण और शत्रु और मित्र है वो किस प्रकार से, वो बताना है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें देखिए, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न रूप से व्यर्थ चली जाती है। घर्षण बल वाहन जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेट आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। अब मित्र कैसे है? घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज़ की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। ब्रेक लगाने पर वाहन के पहिए व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है 21वां, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो सुचालक पदार्थ क्या है, इनकी व्याख्या करनी है, और इसके साथ ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो इसमें देखिए, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयन का रंग परिवर्तित हो सकता है, और ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होते हैं। अगला प्रश्न है 21वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव आपको देने हैं। और 23वां प्रश्न है सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखने हैं। दूसरा रहेगा इसमें बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के 2 अंतर बताने हैं। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाना है। मानव के कान का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सेकंड रहेगा अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। इनके आंसर आपको सभी नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय आपको बताने हैं। तो इसमें पहले का फर्स्ट, फिर सेकंड बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन, और ये चित्र है मानव कान का भी ये चित्र है। और फिर उसके बाद में अथवा में 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, मुकुलन हाइड्रा वाला अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताना है। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। 24वां प्रश्न है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का क्या महत्व है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। आपके गाइड में जहाँ कहीं पे भी ये प्रश्न है आप इसको रट लीजिएगा। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का क्या महत्व है? अच्छे से याद कीजिएगा इसको। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर सकता है।
परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। और सेकंड रहेगा इसमें अथवा में कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र के द्वारा आपको बताना है। तो इस तरह से ये 24वां प्रश्न है, ये चित्र भी आप बना सकते हैं। 25वां प्रश्न अपन देखेंगे जो कि अंतिम प्रश्न है अपने। तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि ये किस प्रकार भवनों पर तड़ित के प्रभाव को बचाने में सहायता करते हैं। तड़ित चालक का चित्र आपको बनाना है। तड़ित से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। तड़ित का मतलब होता है जब बारिश के समय बिजली गिरती है, उसे तड़ित कहते हैं। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा उचित चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए कि परावर्तन के दोनों नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन वाला भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से आप इसको तैयार कीजिएगा। तो विद्यार्थियों देखिए, इस तरह से ये कक्षा 8वीं का आपके विज्ञान विषय का पेपर मैंने पूरा उत्तर सहित बताया है। बिल्कुल मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 के एग्ज़ाम के लिए, कक्षा 8 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के नाम से, उसमें जाइए आप क्लिक कीजिए और वहाँ से सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।